बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अब तक मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार से संबंध पाए जाते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत 3 प्रकार के संबंध हैं। एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक था आपका वित्तीय संबंध। इसके बाद आते हैं देखो विशेष तौर से के मूल अधिकार। आपके विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि मौलिक अधिकार आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कि मौलिक अधिकार सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो तो आपको ये समझनी है कि मौलिक अधिकार और अधिकारों में अंतर क्या होता है। बाकी देखिए कि अधिकार व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जो व्यक्तिगत विकास के लिए और जीवन को सार्थक बनाने के लिए अति आवश्यक होते हैं और इनके अभाव में व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार का विकास कर सकता। लेकिन सामान्यतः अपन अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए वे तत्व माने जाते हैं जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं यानी प्रदान की जाती हैं और किसी प्रकार से उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मौलिक अधिकार जहाँ पर होते हैं उन पर दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियाँ निर्धारित की जाती हैं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो और अपने अधिकारों का उपभोग कर सकता हो। सामान्यतः अपने ये कह सकते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, अमेरिका में 1789 ईस्वी में मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के तहत जब उनको सफलता हासिल हुई तो अमेरिकी शासन ने 1791 ईस्वी में एक अधिकार पत्र घोषित किया गया जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। यह अधिकार पत्र एक प्रकार से वैधानिक नहीं होते हुए भी वैधानिकता से भी अधिक कार्य किया और लोगों ने अपनी स्वतंत्रता, समानता इत्यादि अधिकारों का उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं को या अपने जीवन को सार्थक बताएं। सामान्यतः ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उससे पूर्व अधिकांश राज्यों में मानव अधिकारों का कोई महत्व नहीं था और अधिकांशतः उपनिवेशिक क्षेत्रों में इन राज्यों के व्यक्तियों का शोषण किया जाता था। ना उनके पास में कोई अधिकार थे, ना उनके पास कोई स्वतंत्रताएं थी, ना ही किसी प्रकार के कोई धार्मिक उस पर कोई पाबंदियां थीं। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि उनका शोषण होने के कारण उनके अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन हो चुका था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए 10 दिसंबर 1948 को एक मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था जो लगभग स्वतंत्र होने वाली सभी देशों ने अपने अपने संविधानों में स्थान प्रदान किया। अब अपन कह सकते हैं कि जिन राज्यों ने इन अधिकारों का उल्लेख अपने संविधान में संरक्षण के आधार पर किया उन्हें अपन मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था तो संविधान में कुछ प्रावधान या अपन ये कह सकते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं मानव अधिकारों के लिए भी जोड़ी गई थी जो अपन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह किस प्रकार से विशेषताएं रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारतीय संविधान में यह सर्वाधिक विस्तृत रूप में निर्धारित किए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में लगभग 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मानव अधिकारों की व्याख्या करते हैं जिसके तहत अपन ये मानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 के मध्य इनका उल्लेख लिपिबद्ध किया गया है। सामान्यतः दूसरी विशेषता यह है कि मूल अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित है। अपन ये जानते हैं कि अधिकार और स्वतंत्रताएं सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से निर्धारित की जानी चाहिए, लेकिन प्रत्येक समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग होता है। जब अधिकारों का उपयोग उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता है तो निश्चित है कि निम्न वर्ग का शोषण होता है या उनके अधिकारों की उपेक्षा की जाती है या किसी न किसी रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इस आधार पर यहाँ पर संविधान को सभी व्यक्तियों के लिए समानता के आधार पर नहीं बल्कि उसमें व्यावहारिकता के गुणों को भी दिया गया और इसके तहत दलित या पिछड़े वर्गों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई जिसे अपन वर्तमान में आरक्षण भी कह सकते हैं।
सामान्यतः यह आवश्यक भी था कि उस समय संविधान में या भारतीय समाज में इसका होना अति आवश्यक था। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। अपने जानते हैं कि यदि अधिकारों का उपयोग व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से करता है तो दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है। इसलिए इन अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाना अति आवश्यक था, और पाबंदियां इसलिए थी क्योंकि अधिकारों का उपयोग कहीं राष्ट्र के ऊपर नहीं हो जाए, अधिकारों का उपयोग कहीं एक व्यक्ति इस प्रकार नहीं करने लगे कि दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता चला जाए। तो सामान्यतः इन चीज़ों को देखते हुए इन पर कुछ पाबंदियां लगाई गई ताकि किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। इसके बाद देखिए कि प्राकृतिक अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के तहत अपने मानते हैं कि अधिकार तो सभी प्राकृतिक हैं क्योंकि प्रकृति की देन है, लेकिन इसका समायोजन और विभाजन और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है यह संविधान द्वारा निर्धारित था। तो सामान्यतः अपन किसी वर्ग विशेष को यही नहीं बांट सकते कि प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर इनका ज़्यादा महत्व होगा या इस वर्ग का अधिक महत्व होगा, इस संप्रदाय का अधिक महत्व होता है। इसलिए संविधान में प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसको कोई स्थान प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें संरक्षण की सबसे महत्व। आप जानते हैं कि अधिकार चाहे कितने भी अगर प्रदान किए जाते हों, यदि इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपना विकास या अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि समानता के अभाव में स्वतंत्रताएं प्रभावी नहीं होती और स्वतंत्रता के अभाव में समानताओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि इस चीज़ का संरक्षण होना अति आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग समानता स्वतंत्रता के आधार पर किया जा सके और उसे न्याय प्राप्त हो सके। तो भारतीय संविधान में समानता और स्वतंत्रता को न्याय प्रदान किए जाने के साथ साथ में उसे न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह निर्धारित है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का हनन होता हुआ देखता हो या उसे ऐसा लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन होता हो तो चाहे तो वह इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में वाच्य दायर कर सकता है या अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, और यह अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है कि उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ है अथवा नहीं। ये कुछ इसकी विशेषताएं जो भारतीय संविधान में विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में देखिए कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। जहाँ पर मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं वहाँ पर निश्चित है कि नागरिकों के मध्य और राज्य के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक समानता स्वतंत्रता इत्यादि अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है और राज्य उस सीमा में देना चाहता है जिससे कि राज्य की शक्ति भी हीन नहीं हो। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ माने जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अधिकारों पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली होती है और निर्वाचन प्रणाली तब तक नहीं हो सकती जब तक उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यदि एक वर्ग के द्वारा ही प्रशासन का संचालन या प्रशासन का निर्माण कर दिया जाता है तो दूसरे वर्ग की जरूरत क्या होती है, जबकि अधिकार जब सभी व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं तो निश्चित है कि सभी को मत देने का या अन्य प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यह मानते हैं कि सबसे बड़ा महत्व है कि अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। अधिकारों के अभाव में अपन प्रजातंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा महत्व यह है कि अधिकार निरंकुशता को रोकता है। सामान्यतः देख लीजिए कि अधिकार जब होते हैं व्यक्ति के पास तो वह उनका उपयोग अपने विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। लेकिन यदि यही व्यक्ति नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो और शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से अपने मनमाने तरीके से कार्य करती हो तो यह निरंकुशता को बढ़ावा देती है। लेकिन साथ साथ अपन कह सकते हैं कि अधिकारों के अभाव में अपन निरंकुश राज्य की ही कल्पना मानते हैं और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था गठन नहीं होती। या अपन ये कह सकते हैं कि अधिकार जहाँ होते हैं वहाँ निरंकुशता यानी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि निरंकुशता केवल शक्ति पर आधारित होती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जन समुदाय पर आधारित होती है। इस प्रकार से देखिए अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित करता है। अपन ये मानते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए तो अधिकार आवश्यक है, लेकिन राज्य के विकास के लिए नियंत्रण भी तो आवश्यक होता है।
लेकिन इस नियंत्रण में कहीं व्यक्ति के अधिकार सीमित नहीं हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखने पर व्यक्ति के अधिकार सीमित नहीं हो जाएं और कहीं ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति के अधिकार इतने सीमित हो जाएं कि राज्य के विरोध में नहीं जाना पड़े। तो इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था में मानवाधिकार और सामाजिक नियंत्रण, इन दोनों में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया गया है कि यह एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि राज्य जब तक नहीं होता है, जब तक संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता, और व्यक्ति जब तक नहीं होता है, जब तक पूर्ण रूप से अधिकारों का उपयोग कौन करेगा। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि अधिकार में कुछ विशेषताएं हैं और उसका महत्व है। अब देखिए कि भारतीय संविधान में अधिकारों के कितने प्रकार निर्धारित हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों का अगर बात करें तो अपन 6 प्रकार के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक अधिकार, पांचवा है आपका शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यदि इन अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी शरण ले सकता है। अब देखिए कि संवैधानिक उपचार के बाद अपन के पास में एक महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो होती है कि यह अधिकार किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ निर्धारित की गई। सामान्यतः आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार से कार्य। धन्यवाद।